Hello everyone, my name is सुधांशु कुमार, MBBS स्टूडेंट PMCH पटना। आज का हमारा टॉपिक है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन का आज मेरा तीसरा एंड लास्ट टॉपिक है। ओके, ये लास्ट टॉपिक है मेरा इस चैप्टर का। चलिए, इससे पहले वाले टॉपिक में मैंने काउंटर करंट मैकेनिज्म तक पढ़ लिया था। ओके, देखो सर, यहाँ की एक इम्पोर्टेंट लाइन यहाँ पे अंडरलाइन कर लेना, जो सिर्फ दूसरा लेक्चर में नहीं अच्छे से दिख रहा था। ह्यूमन किडनी कैन प्रोड्यूस यूरिन नियरली 4 times concentrate than the initial filtrate form। ह्यूमन किडनी कितना गुना कंसंट्रेट यूरिन का फॉर्मेशन करता है? 4 गुना। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये पूछता है, मैंने लिख भी दिया था। ह्यूमन किडनी प्रोड्यूस यूरिन 4 times more filtrate than इनिशियल। ओके, पहले जो यूरिन का फॉर्मेशन हुआ रहता है उससे 4 गुना ज्यादा फिल्ट्रेट यूरिन का फॉर्मेशन करता है कौन? ह्यूमन किडनी। चलिए, आज का मेरा टॉपिक है रेगुलेशंस ऑफ किडनी फंक्शंस। क्या टॉपिक है आज का? रेगुलेशंस ऑफ किडनी फंक्शंस। ओके, चलिए इसमें हम क्या क्या देखेंगे। चले कोई इसमें क्या क्या देखना है हमको। चलिए पहले लाइन पढ़ते जाते हैं। The functioning of the kidney is efficiently monitored and regulated by hormone feedback mechanism involving the hypothalamus, JGA and certain extent the heart। क्या कह रहा है कि जो किडनी का जो फंक्शंस होता है वो किसके द्वारा मेंटेन होता है? या मॉनिटर्ड या रेगुलेटेड होता है हार्मोन फीडबैक मैकेनिज्म। किसके द्वारा? हार्मोन फीडबैक मैकेनिज्म। ठीक है, जिसमें क्या क्या हार्मोन फीडबैक मैकेनिज्म, जिसमें कौन कौन इन्वॉल्व रहता है? हाइपोथैलेमस इन्वॉल्व रहता है, जुक्स्टाग्लूमेरुलर एपार्टस इन्वॉल्व होता है, एंड कभी कभी हार्ट भी इन्वॉल्व रहता है। ओके, अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट लाइन क्या है कि ऑस्मो रिसेप्टर इन द बॉडी आर एक्टिवेटेड बाय चेंज इन ब्लड वॉल्यूम। क्या कह रहा है कि बॉडी में जो भी ऑस्मो रिसेप्टर्स प्रेजेंस होता है वो कैसे एक्टिवेट होता है? जब ब्लड वॉल्यूम का या बॉडी वॉल्यूम, ये हम ब्लड वॉल्यूम सिर्फ दिया है, एक चीज और भी लिख सकते हैं, बॉडी वॉल्यूम। कोई भी वॉल्यूम हो बॉडी में, जैसे फ्लूइड का वॉल्यूम, ब्लड वॉल्यूम में चेंज होने के कारण ही क्या होता है? ऑस्मो रिसेप्टर एक्टिवेटेड होता है। चलिए, यहाँ लिखा हुआ ब्लड वॉल्यूम या बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम भी दिया हुआ है, एंड एनी कंसंट्रेशन। ओके, तीन चीज, बॉडी फ्लूइड, देखो ब्लड वॉल्यूम में चेंज होगा, ब्लड वॉल्यूम में चेंज होगा, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम में चेंज होगा, और एनी कंसंट्रेशन में चेंज होगा। तो जो शरीर में ऑस्मो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होता है वो एक्टिवेट होता है। कब एक्टिवेट होता है ऑस्मो रिसेप्टर्स? जब ब्लड वॉल्यूम, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम एंड एनी कंसंट्रेशन में चेंज होता है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट इंपोर्टेंट लाइन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट जो बहुत इंपोर्टेंट लाइन है कि an excessive loss of fluid from the body can activate these receptors which stimulate the hypothalamus to release antidiuretic factor hormone ADH, या इसी का नाम है वेसोप्रेसिन फ्रॉम द न्यूरोहाइपोफाइसिस। ठीक ना, देखो यहाँ पे मैंने बोला था कि ऑस्मो रिसेप्टर्स कब एक्टिवेट होगा? जब बॉडी वॉल्यूम का चेंज होगा, ब्लड वॉल्यूम का चेंजेज होगा, जब एनी कंसंट्रेशन का चेंजेज होगा, उस समय क्या होगा? मेरा ऑस्मो रिसेप्टर्स एक्टिवेट होगा। अगर अगर क्या होगा कभी कभी कि जब अगर एक्सेसिव लॉस ऑफ फ्लूइड हो जाएगा शरीर में, फ्लूइड फ्रॉम द बॉडी, उस समय क्या होता है ना, ये रिसेप्टर, ये जो ऑस्मो रिसेप्टर्स होता है किसको स्टिमुलेट्स करता है? हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करता है, जो क्या रिलीज करता है? एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन, जिसका दूसरा नाम है वेसोप्रोसिन। कहां से रिलीज होता है? न्यूरोहाइपोफाइसिस से। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, हम लोग अभी पढ़ेंगे। चलिए देखिए, जैसे जैसे ज्यादा, अगर क्या कह रहे हैं, एक्सेस लॉस ऑफ फ्लूइड, अगर बहुत ज्यादा फ्लूइड का लॉस हो जाएगा उस समय क्या करेगा? ऑस्मो रिसेप्टर एक्टिवेट करेगा। किसको एक्टिवेट करता है?
हाइपोथैलेमस को, हाइपोथैलेमस क्या करता है, एडीएच का रिलीज करवाता है। कहां से रिलीज करवाता है, न्यूरो हाइपोफाइसिस सेल्स। अब आपको कुछ दिमाग में आएगा कि न्यूरो हाइपोफाइसिस सेल्स क्या है। देखो, ये इसको जानने से पहले हम लोग पहले पिट्यूटरी ग्लैंड देखते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड, इसके पास दो टाइप्स का सेल्स होता है। एक होता है न्यूरो हाइपोफाइसिस, ये सब चीज हम लोग देखेंगे आगे हार्मोन वाला लेक्चर में। एक होता है एडिनो हाइपोफाइसिस, एडिनो हाइपोफाइसिस। इसी न्यूरो हाइपोफाइसिस के एक दूसरा नाम क्या है, न्यूरो हाइपोफाइसिस को बोलते हैं पोस्टेरियर पिट्यूटरी, एडिनो हाइपोफाइसिस को बोलते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक ना, ये आगे पढ़ेंगे। ये न्यूरो हाइपोफाइसिस से क्या चीज का सेक्रेशन होता है, एडीएच का सेक्रेशन होता है। एडीएच का फुल फॉर्म भी पूछ देता है कभी कभी, क्या होता है, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन होता है। और इसका दूसरा नाम क्या है, वेसोप्रेसिन नाम है। ठीक ना, ये हाइपोफाइसिस। अब ये एडीएच करता क्या है, देखो एडीएच क्या करता है, एडीएच फैसिलिटेट्स द वाटर रीअब्जॉर्प्शन। एडीएच क्या फैसिलिटेट्स करता है, क्या करता है, ये वाटर रीअब्जॉर्प्शन करता है। कहां से करता है, फ्रॉम लेटर पार्ट्स ऑफ द ट्यूब्यूल। ट्यूब्यूल से क्या करता है, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करेगा, जिसके कारण क्या होगा, प्रिवेंट डाययूरेसिस। डाययूरेसिस मतलब होता है कि बार बार पेशाब आना, बार बार जो यूरिन पेशाब आएगा यानी यूरिनेट होगा, यूरिन करेगा, उसको ये रोकेगा। कैसे रोकेगा, वाटर रीअब्जॉर्प्शन। देखो फ्लूइड लॉस कैसे होगा, अगर हम बार बार फ्रीक्वेंटली यूरिन कभी आए, किसी में आए फ्रीक्वेंटली यूरिन आएगा, फ्रीक्वेंटली कोई आदमी बार बार पेशाब करेगा, फ्रीक्वेंटली यूरिन को हम बोलते हैं डायूरेसिस। ठीक है, डायूरेसिस। अगर बार बार कोई पेशाब जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक्सेस लॉस ऑफ बॉडी फ्लूइड। बॉडी फ्लूइड का क्या होगा, एक्सेसली बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगा। अब ये जब एक्सेस लॉस ऑफ बॉडी फ्लूइड हो जाएगा तो ये किसको एक्टिवेट करेगा, ये एक्टिवेट किसको करता है, तो ये एक्टिवेट करता है किसको, हाइपोथैलेमस को। अब ये भाई साहब हाइपोथैलेमस क्या करता है, हाइपोथैलेमस क्या करता है, ये भाई साहब हाइपोथैलेमस क्या करता है, न्यूरो हाइपोफाइसिस को स्टिमुलेट करता है। हाइपोफाइसिस को स्टिमुलेट करता है। अब ये न्यूरो हाइपोफाइसिस क्या करता है, सेक्रेट कर देगा, किसको रिलीज करेगा, एडीएच को। एंटी डाययूरेटिक फैक्टर, एडीएच का दूसरा नाम क्या है, वेसोप्रेसिन। अब ये भाई साहब एडीएच क्या करेगा, एडीएच अब क्या करेगा, एडीएच क्या करेगा, तो एडीएच क्या करेगा ना, एडीएच अब क्या करेगा, ये क्या करता है, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करेगा, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करेगा, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करेगा। अगर वाटर को रीअब्जॉर्ब कर लेगा तो बार बार यूरिन का समस्या ही खत्म हो जाएगी, मतलब डायूरेसिस प्रिवेंट हो जाएगी। डायूरेसिस क्या हो जाएगी, ये प्रिवेंट हो जाएगी। डायूरेसिस अगर प्रिवेंट हो गया, यानी कि बार बार पेशाब जाना बंद हो गया, बार बार पेशाब आना बंद हो गया, तो क्या हो जाएगा कि बॉडी फ्लूइड का जो लॉस हो रहा था वो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो देखिए किस तरह से एडीएच या किस तरह से किडनी के पास मैकेनिज्म होता है जो बॉडी बॉडी या बॉडी फ्लूइड के लॉस को मेंटेन करता है, या बॉडी फ्लूइड को कंट्रोल करके रखता है। क्या चीज देखे हम, देखो डायूरेसिस मतलब फ्रीक्वेंटली यूरिन आना, बार बार पेशाब जाना। अगर कोई भी आदमी बार बार पेशाब जाएगा तो क्या होगा, एक्सेस लॉस ऑफ फ्लूइड हो जाएगा बॉडी में। बॉडी में क्या होगा, फ्लूइड का लॉस ज्यादा हो जाएगा, तो किसको एक्टिवेट करेगा, हाइपोथैलेमस को एक्टिवेट करेगा। हाइपोथैलेमस क्या करेगा, ये न्यूरो हाइपोफाइसिस को स्टिमुलेट करेगा। और ये न्यूरो हाइपोफाइसिस क्या करता है, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन का सेक्रेशन करता है या रिलीज करता है। और ये एडीएच का क्या काम है, फंक्शंस ऑफ एडीएच पूछता है। ये क्या करता है, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करता है। क्या करता है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, पूछता है एडीएच का फंक्शन, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करता है। वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करेगा, जिसके कारण क्या होता है, डायूरेसिस को रोकता है। डायूरेसिस किसको कहता है, फ्रीक्वेंटली यूरिन आना इज नोन एज डायूरेसिस। ओके, बार बार पेशाब आना इज नोन एज डायूरेसिस, उसको रोकेगा। अगर डायूरेसिस को प्रिवेंट करेगा तो मेरा जो बॉडी लॉस, बॉडी फ्लूइड लॉस हो रहा था वो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। देखे, लॉस रुक जाएगा। इस तरह से ये मेंटेन किया। चलिए
अब नेक्स्ट हम लोग मैकेनिज्म देखेंगे और देखते हैं इसमें क्या है। अब देखो नेक्स्ट लाइन लिखा हुआ है कि एन इंक्रीज इन द बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम कैन स्विच ऑफ द ऑस्मोरिसेप्टर एंड सप्रेस द एडीएच रिलीज टू कंप्लीट द फीडबैक। क्या कह रहा है कि अगर अब क्या कह रहा है कि अगर बॉडी फ्लूइड का वॉल्यूम अगर इंक्रीज हो जाएगा तो क्या करेगा, ऑस्मोरिसेप्टर को सप्रेस कर देगा, मतलब कि उसको स्विच ऑफ कर देगा। ऑस्मोरिसेप्टर जो एक्टिवेट हो गया बॉडी फ्लूइड लॉस के कारण, अब उसको क्या करेगा, स्विच ऑफ कर देगा। कब, जब बॉडी फ्लूइड बढ़ जाएगा। वही चीज यहाँ लिखा हुआ है। अब देखो मेन एडीएच के एक और फंक्शंस के बारे में बताया है। एडीएच के एक और फंक्शंस के बारे में बताया कि एडीएच कैन आल्सो इफेक्ट द किडनी फंक्शंस बाय इट्स कॉन्स्ट्रिक्टरी इफेक्ट ऑन ब्लड वेसल्स। ओके, एक और फंक्शन एडीएच का क्या फंक्शंस करता है, कॉन्स्ट्रिक्टरी इफेक्ट ऑन ब्लड वेसल, ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है। दिस कॉज ये क्या करेगा बाद में, अगर ब्लड, अगर आप ही बताओ कि अगर ब्लड देखो ब्लड किस होके जाता है, ब्लड वेसल्स होते हुए, अगर ब्लड वेसल्स को अगर कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाता है। ये लिखा है दिस कॉज एन इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर। ये क्या करते हैं, एक और इसका क्या फंक्शन है, एक और इसका क्या फंक्शन है कि ब्लड प्रेशर को भी इंक्रीज करता है। ओके, और देखो अगर ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा तो क्या होगा, इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर, increase in blood pressure can increase the glomerular blood flow and thereby the GFR। ओके, यहाँ जो मेरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो याद रखने का चीज है, एडीएच का फंक्शंस। एडीएच का फंक्शंस पहली बात देखेंगे, एडीएच बहुत बार पूछता है एडीएच के बारे में। देखो क्या क्या चीज सीखे हम एडीएच के बारे में। एडीएच, एडीएच का दूसरा क्या नाम है, वेसोप्रेसिन। वेसोप्रेसिन कहाँ से रिलीज होता है, सबसे पहला पार्ट हम देखें रिलीज कहाँ से होता है, तो रिलीज होता है आपको, कहां से रिलीज होता है एडीएच, न्यूरोहाइपोफाइसिस सेल से। फाइसिस सेल्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, ये क्या करता है, ये क्या करता है, तो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करेगा। बता दिया हूं मैंने, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करेगा। दूसरा बात क्या होगा कि प्रिवेंट डायरोसिस, प्रिवेंट डायरोसिस, डायरोसिस मतलब फ्रीक्वेंटली यूरिन आना, डायरेसिस, रुको ये थोड़ा, प्रिवेंट डायरेसिस, डायरेसिस की रोकता है। दूसरा क्या होता है कि कॉन्स्ट्रिक्ट द ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है। ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा तो क्या होगा, क्या होगा, ब्लड प्रेशर राइज होगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा या राइज होगा। अगर ब्लड प्रेशर राइज होगा तो उसके साथ साथ जीएफआर भी इंक्रीज होगा। इतना सारा फंक्शन है वेसोप्रेसिन एडीएच के बारे में, इतना जानना है, ये बहुत जरूरी लाइन है, ये हमेशा पूछता है नीट में। चलिए जो जो एडीएच के बारे में पढ़ा मैंने वो लिख दिया। अब चलो नेक्स्ट मैकेनिज्म देखेंगे। नेक्स्ट मैकेनिज्म क्या है, जेजीए के बारे में तो हम लोग पहले ही पढ़ा था कि देखो द जेजीए प्लेज ए कॉम्प्लेक्स रेगुलेटरी रोल, जेजीए भी एक कॉम्प्लेक्स रेगुलेटरी रोल प्ले करता है। अब देखो कब करेगा, अभी तो मैंने बताया कि ऑस्मो रिसेप्टर कब एक्टिवेट होता है, जब चेंज होता है किस में, बॉडी फ्लूइड में, ब्लड वॉल्यूम में एंड आयनिक कंसंट्रेशन में चेंज होता है, तब ऑस्मो रिसेप्टर एक्टिवेट होता है। इसी तरह से यहाँ एक लाइन लिखा हुआ कि ए फॉल इन जीएफआर, ए फॉल इन जीएफआर ब्लड फ्लो, जीएफआर मतलब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, मैंने बता दिया। या लिखा है ए फॉल इन ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो या ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर या जीएफआर एक्टिवेट करता है किसको, जेजी सेल्स को। तो रिलीज रेनिन, क्या करता है, रिलीज रेनिन, जो कि कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिनोजन इन द ब्लड टू एंजियोटेंसिन 1 एंड फर्दर टू एंजियोटेंसिन 2। ठीक ना, अब क्या होता है मैं बता देता हूं, चलो ये अच्छे से एक बढ़िया से जिस तरह से ये पढ़ाया था इसी तरह से पहले मैं इसको मिटाता हूं। एडीएच के बारे में अपना लिख लेना सब, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, जीएफआर, ये क्या कहते हैं, रेनिन एंजियोटिक, रुको नाम देख लेता हूँ क्या नाम है इसका। हम लोग जब आगे चलोगे तो इसका नाम रास हो जाता है, रेनिन एंजियोटेंसिनोजन मैकेनिज्म वाला। लेकिन अभी हम लोग को क्या देखना है इसमें, एक सेकेंड,
अब हम लोग देखेंगे जेजीए कैसे एक्टिवेट करता है। ओके ना, देखो क्या क्या होता है, बढ़िया से ध्यान देखना। पहले देखो क्या होगा, फॉल इन जीएफआर, जीएफआर, जीएफआर बोलो, ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर बोलो, ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर, ये सब चीज देख लेना। मैं सिर्फ जीएफआर बोल रहा हूँ, आप एनसीईआरटी में सारा चीज। अभी जीएफआर में अगर फॉल होगा तो ये क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा किसको, स्टिमुलेट करेगा किसको, जेजी सेल्स को, स्टिमुलेट करेगा जेजी सेल्स को, जेजी सेल्स को स्टिमुलेट करेगा। ये जेजी सेल्स क्या करेगा बच्चा, जेजी सेल्स रिलीज करेगा, रिलीज करेगा क्या, रेनिन, क्या करेगा रिलीज, रेनिन। अब ये रेनिन क्या करेगा, रेनिन क्या करेगा, एंजियोटेंसिनोजन को कन्वर्ट करेगा किसमें, एंजियो, एंजियोटेंसिनोजन को ये रेनिन क्या करेगा, एंजियोटेंसिनोजन को कन्वर्ट कर देगा एंजियोटेंसिन 2 में, एंजियोटेंसिन 1 में, एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, फिर बाद देखो क्या किया, जब जीएफआर का फॉल हुआ, जीएफआर का लेवल डिक्रीज हुआ, तो किसको एक्टिवेट किया, जेजी सेल्स को। जेजी सेल्स ने क्या किया, रेनिन का रिलीज किया। रेनिन क्या किया, एंजियोटेंसिनोजन को कन्वर्ट कर दिया किसमें, एंजियोटेंसिन 1 में। अब क्या होगा, एंजियोटेंसिन 1 से कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ये एंजियोटेंसिन 1 से कन्वर्ट हो जाता है एंजियोटेंसिन 2 में, एंजियोटेंसिन 2 में। अब देखो ये एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट हो गया। तब देखो अब ये, अब हम लोग देखेंगे कि एंजियोटेंसिन 2 किस तरह से रेगुलेट करता है जीएफआर में। ठीक है, देखो एंजियोटेंसिन 2 के बारे में बोल रहा है कि एंजियोटेंसिन 2 बीइंग ए पावरफुल वेसोकंस्ट्रिक्टर, जो कि इंक्रीज करेगा किसको, ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर एंड देयर बाय जीएफआर। देखो ये जो हम लोग पढ़े ना, क्या पढ़े, एंजियोटेंसिन 2। तो एंजियोटेंसिन 2 क्या है, एंजियोटेंसिन 2 क्या है बच्चा, एंजियोटेंसिन 2 क्या है, ये पावरफुल वेसोकंस्ट्रिक्टर है, पावरफुल, पूछता है, वेसोकंस्ट्रिक्टर है, पावरफुल वेसोकंस्ट्रिक्टर है। ये वेसोकंस्ट्रिक्टर मतलब वेसो से रिलेटेड है कि ब्लड वेसल्स, और कंस्ट्रिक्टर मतलब कंस्ट्रिक्ट करना। अब बताओ ये पावरफुल वेसोकंस्ट्रिक्टर है, तो ब्लड वेसल्स को अगर कंस्ट्रिक्ट कर दिया, ब्लड वेसल को अगर कंस्ट्रिक्ट कर देगा तो क्या हो जाएगा, ब्लड प्रेशर का लेवल राइज होगा। अगर ब्लड प्रेशर का लेवल राइज होगा तो ब्लड प्रेशर का लेवल राइज होगा तो क्या होगा, जीएफआर का लेवल राइज होगा। ये पावरफुल वेसोकंस्ट्रिक्टर, इससे क्या होगा, ब्लड प्रेशर का लेवल इंक्रीज होगा। अगर ब्लड प्रेशर का लेवल हाई होगा तो आपका जीएफआर भी का लेवल भी हाई हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट लाइन पढ़ते, फिर से मैं समझाऊंगा, टेंशन ना लो। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है इस चैप्टर का, रेगुलेशन। ओके, अब देखो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लाइन क्या है, नेक्स्ट मेरा इंपॉर्टेंट लाइन क्या है कि जो एंजियोटेंसिन 2 होता है ना, ये आल्सो एक्टिवेट करता है एड्रिनल कॉर्टेक्स टू रिलीज एल्डोस्टेरोन। एंजियोटेंसिन 2 का दूसरा क्या फंक्शन होता है, ये आल्सो एक्टिवेट्स करता है किसको, किसको एक्टिवेट करता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स को। किसको एक्टिवेट करता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स को। एड्रिनल कॉर्टेक्स को एक्टिवेट करता है तो एड्रिनल कॉर्टेक्स से कौन सा हार्मोन का रिलीज होता है, एल्डोस्टेरोन का। अब ये एल्डोस्टेरोन क्या करता है, तो एल्डोस्टेरोन क्या करता है बच्चा, तो देखो एल्डोस्टेरोन क्या करता है कि कॉज द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर फ्रॉम द डिस्टल पार्ट ऑफ द ट्यूब्यूल। एल्डोस्टेरोन क्या करेगा, वो रीअब्जॉर्प्शन करेगा किसका किसका, सोडियम एंड वाटर का। दिस आल्सो लीड्स टू इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर एंड जीएफआर। ये भी क्या करता है, ब्लड प्रेशर एंड जीएफआर को लेवल को बढ़ा देता है। देखो दिस कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म इज जनरली नोन एज रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म। ठीक है, चलिए फिर से हम इसके बारे में सीखते हैं कैसे कैसे क्या हुआ। देखो क्या क्या पढ़े ऊपर में, ये रेगुलेशंस में पहला चीज देखे कि जीएफआर का लॉस होगा। अगर जीएफआर में फॉल होगा तो वो किसको एक्टिवेट करेगा, अगर जीएफआर में फॉल होगा तो किसको एक्टिवेट करेगा, जेजी सेल्स को। जेजी सेल्स क्या रिलीज करेगा, रेनिन रिलीज करेगा।
रेनिन क्या करेगा, एंजियोटेंसिनोजन को कन्वर्ट करेगा एंजियोटेंसिन 1 में। एंजियोटेंसिन 1 किस में कन्वर्ट हो जाएगा बाद में, एंजियोटेंसिन 2 में। अब ये एंजियोटेंसिन 2 क्या होता है, ये पावरफुल वेसोकंस्ट्रिक्टर होता है। पावरफुल वेसोकंस्ट्रिक्टर हो गया तो ये ब्लड प्रेशर को लेवल को बढ़ा देगा। अगर ब्लड प्रेशर के लेवल को बढ़ा देगा तो क्या हो जाए, उसके साथ साथ जीएफआर भी बढ़ जाएगा। एक और लाइन लिखा हुआ एंजियोटेंसिन 2 के बारे में कि एक और चीज है, क्या है देखो पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा याद रखेंगे। एंजियोटेंसिन 2 क्या है, ये एक और चीज क्या करता है, ये क्या करता है, एक्ट्स करता है, एक्ट्स ऑन या स्टिमुलेट्स करता है, किसको, स्टिमुलेट्स एड्रिनल कॉर्टेक्स को भी, एड्रिनल कॉर्टेक्स को भी स्टिमुलेट करेगा। तो अगर एड्रिनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करेगा तो कौन सा हार्मोन का रिलीज का लेवल बढ़ा देगा, एल्डोस्टेरोन का। एल्डोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन हार्मोन का लेवल इंक्रीज होगा, तब ये एल्डोस्टेरोन क्या करेगा, सोडियम एंड वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करेगा, H2O का रीअब्जॉर्प्शन करेगा। अब ये सोडियम एंड वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करेगा तो इससे क्या होगा, ब्लड प्रेशर का लेवल इंक्रीज हो जाएगा बच्चा, बीपी का लेवल इंक्रीज हो जाएगा। अगर बीपी इंक्रीज हो जाएगा तो जीएफआर भी आपका इंक्रीज होगा। तो देखिए कैसे फॉल इन जीएफआर हुआ, कैसे फिर जैसे जैसे फॉल, जैसे जीएफआर घटा तो किस तरह से किडनी में मैकेनिज्म हुआ, जीएफआर को फिर से बढ़ा दिया। चलिए दो मैकेनिज्म इसमें सीखे हम लोग, एक एडीएच वाला सीखे, दूसरा जीएफआर वाला सीखे, ठीक है, ये समझ गए होंगे। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट ये। अब देखो कि एन इंक्रीज इन ब्लड वॉल्यूम टू द एट्रिया ऑफ द हार्ट कैन कॉज द रिलीज ऑफ एट्रियल नेट्रियोटिक फैक्टर, एट्रियल नेट्रियूरेटिक फैक्टर एएनएफ। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, अभी हम लोग डिक्रीज के बारे में पढ़ रहे थे। एक ऐसा है, एक ऐसा चीज है जब अगर अब हम लोग इंक्रीज अगर बढ़ जाएगा, तो अगर ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाता है तो क्या होता है ना, हार्ट से एक हार्मोन का सेक्रेशन होता है जिसका नाम है एट्रियल नेट्रियोटिक फैक्टर। क्या नाम है, एट्रियल नेट्रियोटिक फैक्टर। ये क्या करता है, ये वेसोडायलेशन करता है बच्चा, क्या करता है, कॉज वेसोडायलेशन। अभी तक मैंने जितना भी पढ़ा हम लोग अभी तक जिसके बारे में पढ़ा तो वो सब क्या करता था, वेसो कॉन्स्ट्रिक्ट करता था, वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करता था। लेकिन ये एनएफ क्या काम है, ये वेसोडायलेशन होता है। दैट मींस कि वेसल्स का जो होता है कि उसके वॉल्यूम को बढ़ा देता है। पहले देखो ऐसे था वेसल्स, इसके वॉल्यूम को बढ़ा दिया। अगर वेसल्स के वॉल्यूम को बढ़ा दिया तो क्या हो जाएगा, ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। अगर ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा तो जीएफआर का लेवल भी डिक्रीज हो जाएगा। तो वही कह रहा है कि एनएफ क्या, वेसोडायलेशन, डायलेशन ऑफ द ब्लड वेसल्स को फुला देगा एंड देयर बाय डिक्रीज द ब्लड प्रेशर। ओके, इसलिए कह रहा था कि एनएफ मैकेनिज्म को कहते हैं, एनएफ मतलब एनएफ मैकेनिज्म एक्ट ए चेक ऑन द रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म। ये रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म को रोकने का काम करता है। ओके, रेगुलेशन में हम लोग क्या क्या सीखे, रेगुलेशन में पहला चीज सीखे थे क्या, एडीएच के बारे में, एडीएच के बारे में देखते थे। उसके बाद देखे जेजी के बारे में, अब इसके बारे में देखे एएनएफ। ओके, ये सारी चीज मैंने देख लिया। ओके, एक बार बढ़िया से फिर से समझ लेना एक, ठीक है। अब चलिए चलते हैं मैक्चुरेशन पे, मैक्चुरेशन। ओके, मैक्चुरेशन, मैक्चुरेशन मतलब क्या होता है कि आगे बता रहा हूँ, देखो शायद यही है ना आगे, हाँ जी। देखो मैक्चुरेशन क्या होता है, चलिए मैक्चुरेशन मतलब अब मेरा नेक्स्ट टॉपिक है मैक्चुरेशन। सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज मैक्चुरेशन। मैक्चुरेशन क्या है ना, द प्रोसेस ऑफ यूरिन रिलीज, या द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ यूरिन। यूरिन के रिलीज होने का जो भी प्रोसेस होता है उसको क्या कहते हैं, रिलीज ऑफ यूरिन, उसे मैक्चुरेशन कहते हैं। आगे में होगा एनसीईआरटी में, मैं बता दूंगा। चलिए अब मैक्चुरेशन में क्या देखेंगे, पहले रेगुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीज याद कर लेना। देखो मैं रुको इस पढ़ने से पहले मैं एंजियोटेंसिन 2 का फंक्शन एक जगह लिख देता हूँ। ओके, जो इंपॉर्टेंट है, एंजियोटेंसिन 2 का क्या क्या फंक्शन था बच्चा, एंजियोटेंसिन 2 पहला क्या था, ये पावरफुल वेसोकंस्ट्रिक्टर था। पावरफुल वेसोकंस्ट्रिक्टर था तो ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करता था, तो
ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर देता था। अगर ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर देता था तो जीएफआर बढ़ जाता था। एक ये हो गया। दूसरा क्या था कि ये क्या करता है, स्टिमुलेट्स करता था किसको, स्टिमुलेट्स द एड्रिनल कॉर्टेक्स। एड्रिनल कॉर्टेक्स स्टिमुलेट करता, कौन सा हार्मोन का सेक्रेशन होता था, एल्डोस्टेरोन हार्मोन का रिलीज होता था। अब ये एल्डोस्टेरोन हार्मोन क्या करता था, सोडियम एंड वाटर का रिएब्जॉर्प्शन करता है, का रिएब्जॉर्प्शन करता था। इसके कारण में क्या होता था, इसके कारण में क्या होता था, ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता था इसके, और एंड जीएफआर बढ़ जाता था। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखें एएनएफ। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये सब चीज याद रखना। एएनएफ, एनएफ क्या करता है, ये वेसोडायलेटर होता है। देखो सारे चीज वेसोकंस्ट्रिक्टर हम अभी तक पढ़े। एडीएच इज आल्सो वेसोकंस्ट्रिक्टर, पढ़े थे हम लोग, आल्सो वेसोकंस्ट्रिक्टर, कंस्ट्रिक्टर। देखो एडीएच और एंजियोटेंसिन 2 दोनों वेसोकंस्ट्रिक्टर होता है, लेकिन एएनएफ क्या होता है, वेसोडायलेटर होता है। वेसोडायलेटर होता है, ये क्या करेगा, ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करेगा। ब्लड प्रेशर का डिक्रीज करेगा तो जीएफआर के लेवल को भी डिक्रीज कर देगा। ओके चलिए नेक्स्ट लाइन हम लोग पढ़ेंगे अब। हाँ मैक्चुरेशन पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट लाइन है। देखो मैक्चुरेशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ यूरिन इज नोन एज मैक्चुरेशन। चलिए अब एनसीईआरटी की लाइन पढ़ते हैं कि देखो यूरिन फॉर्म्ड इन द नेफ्रॉन इज अल्टीमेटली कैरी टू द यूरिनरी ब्लैडर। ये तो पता है कि यूरिन कहाँ फॉर्मेशन होता है, नेफ्रॉन में होता है, वहां से कहाँ आ जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर में होता है। वेयर इट इज stored till a voluntary signal is given by the central nervous system CNS। कह रहा है कि ये देखो यूरिन का फॉर्मेशन हुआ नेफ्रॉन में, नेफ्रॉन से कहाँ हुआ, कहाँ गया, यूरिनरी ब्लैडर में। यूरिनरी ब्लैडर में गया तो फिर क्या होगा, वो इंतजार करेगा किसका, वॉलेंट्री सिग्नल का, जो कि कहाँ से आएगा, सीएनएस से आएगा। और ये सिग्नल करेगा क्या, तो दिस सिग्नल क्या करता है, दिस सिग्नल इनिशिएट बाय द, अब ये देखो हाँ दिस सिग्नल, ये सिग्नल कैसे आएगा, तो दिस सिग्नल इज इनिशिएटेड बाय द स्ट्रेचिंग ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर एज इट गेट्स फिल्ड विद द यूरिन। जैसे जैसे ब्लड, देखो कैसे, देखो एक सेकेंड, ब्लड आया, ब्लड का फॉर्मेशन हुआ नेफ्रॉन में, नेफ्रॉन से कहाँ आया, यूरिनरी ब्लैडर में आया। यूरिनरी ब्लैडर में जैसे ही ब्लड फुल हो जाएगा, ब्लड भर जाएगा तो क्या होगा, यूरिनरी ब्लैडर का स्ट्रेचिंग होगा। स्ट्रेचिंग होगा तो क्या होगा कि एक सिग्नल आएगा, और ये सिग्नल स्ट्रेचिंग होगा तो स्ट्रेच क्या होगा, रिस्पॉन्स आएगा। अब ये रिस्पॉन्स क्या करेगा, द रिस्पॉन्स द स्ट्रेच रिसेप्टर्स ऑन द वॉल्स ऑफ द ब्लैडर सेंड सिग्नल टू द सीएनएस, सीएनएस को सिग्नल भेजता है। फिर ये सीएनएस पास, फिर द सीएनएस पासेस ऑन मोटर पैसेज टू इनिशिएट द कंस्ट्रिक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स ऑफ द bladder and simultaneously relaxation of the urethral sphincter causing the release of the urine। ये मान लेते यूरेथ्रा है, यूरेथ्रा के पास स्फिंक्टर होता है, ये मान लेते यूरिनरी ब्लैडर है। जैसे ही ब्लड वेसल्स में देखो, जैसे जैसे ही यूरिनरी ब्लैडर में देखो, मैक्चुरेशन समझते हैं। जैसे ही देखो यूरिन का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है, नेफ्रॉन में, नेफ्रॉन से यूरिन कहाँ आएगा, यूरिनरी ब्लैडर में आएगा। यूरिनरी ब्लैडर में क्या होगा, जैसे यूरिन का फिल हो जाएगा, फुल हो जाएगा यूरिनरी ब्लैडर, वैसे क्या होगा, वो एक सिग्नल भेजेगा, सॉरी जैसे ही फुल हो जाएगा तो यूरिनरी ब्लैडर में क्या होगा, स्ट्रेच होगा। स्ट्रेच होगा तो एक रिस्पॉन्स आएगा, ये रिस्पॉन्स कहाँ जाएगा, सीएनएस में जाएगा। फिर सीएनएस क्या करेगा, इंफॉर्मेशन भेजेगा यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर को, जिसके कारण क्या होगा, इसका कॉन्स्ट्रक्शन होगा, लिखा है ना, कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ द स्मूथ मसल्स ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर के स्मूथ मसल का कॉन्स्ट्रिक्शंस होगा, कॉन्स्ट्रिक्शंस ऑफ द मसल्स ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर। और जैसे ही इसमें कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, साइमल्टेनियसली क्या होगा, यूरेथ्रल स्फिंक्टर खुलेगा, किसका, यूरिन का, और क्या होगा, यूरिन बाहर आ जाएगा। यहाँ यूरिन बाहर आ जाएगा, इसी को क्या कहते हैं, इसी प्रोसेस को मैक्चुरेशन बोलते हैं, ये लिखा है ना, द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ यूरिन इज कॉल्ड मैक्चुरेशन एंड द न्यूरल मैकेनिज्म कॉजिंग इट इज कॉल्ड मैक्चुरेशन रिफ्लेक्स। देखो रिलीज का, देखो यूरिन के रिलीज का जो प्रोसेस होता है उसको मैक्चुरेशन कहेंगे, और जो न्यूरल मैकेनिज्म होता है उसको मैक्चुरेशन रिफ्लेक्स कहेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट इंपोर्टेंट लाइन क्या है कि एन एडल्ट ह्यूमन एक्सिस्ट ऑन एवरेज 1 to 1.5 लीटर ऑफ यूरिन पर डे। एक एडल्ट ह्यूमन
सॉरी एक एडल्ट ह्यूमन कितना यूरिन का फॉर्मेशन करता है वन डे में कितना यूरिन का फॉर्मेशन होता है या रिलीज करता है 1 to फॉर्मेशन नहीं रिलीज होता है 1 to 1 लीटर पर डे। एक दिन में 1 से लेके 1.5 लीटर तक यूरिन का रिलीज होता है। देखो द यूरिन फॉर्म इज लाइट येलो, यूरिन का कलर कैसा होता है लाइट येलो कलर होता है, जिससे मैं लाइट येलो कलर होता है एंड ये वाटरी फ्लूइड होता है जो कि स्लाइटली एसिडिक होता है। इसका पीएच भी पूछता है कितना होता है 6 होता है और इसके पास क्या होता है कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर होता है। ठीक है, ऑन एन एवरेज 25 से 30 25 to 30 ग्राम ऑफ यूरिया इज एक्सक्रेटेड आउट पर डे। एक दिन में कितना यूरिया का एक्सक्रीशन होता है 25 से 30 मतलब 25 to 30 ग्राम ऑफ यूरिया पर डे। ओके, देखो वेरियस कंडीशन कैन affect the characteristics of the urine. Analysis of urine help in clinical diagnosis of many metabolic disorder as well as malfunctioning of kidney. For example, presence of glucose, glycosidia and ketone bodies, ketonuria in urine are इंडिकेटिव डायबिटीज मेलाइटस। देखो यहां से भी क्वेश्चंस आते हैं, मैं बताता हूं कैसे। देखो पहले हम देखेंगे यूरिन के बारे में क्या क्या सीखे उसको एक जगह करते हैं। यूरिन के बारे में जो जो चीज से हम लोग सीखे उसको एक जगह करते हैं। पहला चीज हम लोग सीखे कि यूरिन जो होता है, यूरिन के बारे में पहला चीज सीखे कि यूरिन का फॉर्मेशन कितना होता है वन दिन में, यूरिन कितना रिलीज होता है 25 to 30 ग्राम पर डे रिलीज। ओके, और इसका पीएच वैल्यू कितना होता है ये भी पूछता है बच्चा, तो पीएच 6.0 होता है। ठीक है, कितना यूरिन सॉरी ये तो सॉरी गलती होगी यहाँ पे, कितना यूरिन रिलीज होता है तो 1 to 1.5 लीटर 1 to 1.5 लीटर पर डे। कितना यूरिया का एक्सक्रेशन होता है तो वो होता है आपका 25 to 30 ग्राम। इसका कलर कैसा होता है तो स्लाइटली येलो होता है, इतना जानना है। और नेक्स्ट इसका इंपॉर्टेंट लाइन है कि देखो यूरिन का आपको भी पता है कि जब कभी भी आप चाहते हो फिजिशियन के पास तो यूरिन एनालिसिस मांगता है या यूरिन का चेकअप करवाना पड़ता है। तो यूरिन के चेकअप में क्या होता है, यूरिन का क्या यूज होता है कि जितना भी किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो उसको डायग्नोस करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, यूरिन का टेस्ट लेना पड़ता है। डिसऑर्डर एज वेल मालफंक्शन ऑफ किडनी, जैसे प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज ग्लाइकोसिरिया का एंड कीटोन बॉडीज कीटोनेरिया, ये किसका अगर ये दोनों चीज प्रेजेंट रहेगा यूरिन में तो कौन चीज होगा, इंडिकेटिव ऑफ डायबिटीज मेलाइटस। इसका मतलब उसके पास कौन सा डिसऑर्डर है, डायबिटिक मेलाइटस। ठीक है, यहां से क्वेश्चन आएगा कि प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन इज नॉन एज, प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन, ये क्वेश्चन आया हुआ है, इन यूरिन इज नॉन एज, क्या क्या बोलते हैं इसको, ग्लाइकोसिरिया। अभी पढ़े, यहाँ देखो यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, अगर कीटोन बॉडीज प्रेजेंट होगा तो कीटोनिरिया। ओके, अब नेक्स्ट इंपोर्टेंट लाइन देखेंगे हम लोग कि रोल ऑफ अदर ऑर्गन इन एक्सक्रेशन, अदर ऑर्गन का क्या क्या रोल है एक्सक्रेशन में। ओके, देखो कह रहा है कि अदर देन किडनी, किडनी के अलावा भी बहुत सारे ऑर्गन है बॉडी का जो कि एक्सक्रेशन में रोल अदा करता है। जैसे देखिए अदर देन किडनी, लंग्स, लीवर एंड स्किन आल्सो हेल्प इन एलिमिनेशन ऑफ एक्सक्रीटरी वेस्ट। ओके, जैसे देखो हमारा ये क्वेश्चन पूछता है आवर लंग्स रिमूव, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आवर लंग्स रिमूव लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 अप्रोक्सीमेटली 200 मिलीलीटर पर मिनट एंड आल्सो सिग्निफिकेंट क्वांटिटी ऑफ वाटर एवरी डे। हमारा लंग्स कितना अमाउंट ऑफ CO2 को बाहर निकालता है एक दिन में, सॉरी एक मिनट में, तो एग्जाम क्या होगा 200 मिलीलीटर, इसको लिख लेना 200 मिलीलीटर पर डे, सॉरी पर मिनट 200 मिलीलीटर पर मिनट में एक हमारा लंग्स क्या करता है CO2 को बाहर निकलता है। ओके, निकालता है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट लाइन यहाँ है कि लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी, ये भी क्वेश्चन पूछ देखो व्हिच इज ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द आवर बॉडी, तो कौन है लीवर, लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द आवर बॉडी। ठीक है ना, जो कि क्या सेक्रेट करता है, सेक्रेट करता है बाइल कंटेनिंग सब्सटेंसेस लाइक बिलिरुबिन, बिलिवर्डिन, कोलेस्ट्रॉल, डिग्रेडेड एस्ट्रॉयडल हार्मोन, ये सब चीज का क्या करता है सेक्रेशन करता है। एंड विटामिन एंड ड्रग, ये सब चीज याद है तो अच्छी है। ओके, अब देखो मेन इंपोर्टेंट है यहाँ
The sweet and sebaceous gland in the skin can eliminate certain substances through their secretion. जैसे sweat produced by the sweet gland is watery fluid containing NaCl. ये क्वेश्चंस पूछता है कि स्वेट के पास क्या, स्वेट के बारे में, स्वेट श्वेत क्या होता है, तो ये वाटरी फ्लूइड होता है कंटेनिंग NaCl। कौन चीज ज्यादा इसमें प्रेजेंट होता है, NaCl होगा। और इसके पास क्या होता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया भी प्रेजेंट होता है, लैक्टिक एसिड। पूछता है कि हमारा जो स्वेट होता है, स्वेट मतलब पसीना, उसमें क्या क्या प्रेजेंस होता है, मेजर अमाउंट में तो NaCl होता है प्लस लैक्टिक एसिड होता है। लैक्टिक एसिड याद रखना, लैक्टिक एसिड प्लस यूरिया भी प्रेजेंट होता है। क्या क्या प्रेजेंट होता है स्वेट में, NaCl, लैक्टिक एसिड एंड यूरिया। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। हाँ, नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है, प्राइमरी फंक्शंस ऑफ द स्वेट। तो प्राइमरी फंक्शन ऑफ द स्वेट इज टू फैसिलिटेट ए कूलिंग इफेक्ट ऑफ द बॉडी सरफेस। क्या क्या करता है, फंक्शंस क्या है, प्राइमरी फंक्शंस क्या है स्वेट ग्लैंड का, या स्वेट का जो प्राइमरी फंक्शंस क्या है, इसका फंक्शंस है कूलिंग ऑफ द बॉडी, बॉडी को कूल रखना। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी फंक्शंस क्या है स्वेट ग्लैंड का, प्राइमरी फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, कूलिंग द बॉडी सरफेस, कूलिंग द बॉडी सरफेस, बॉडी सरफेस को ठंडा रखता है। ओके, और लिखा इट आल्सो रिमूव द रिमूवल ऑफ सम ऑफ द वेस्ट मेंशंस अबव। इतना नहीं, ये सब याद रखना है। मैंने सीबेसियस ग्लैंड क्या क्या, हाँ ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है, जो सीबेसियस ग्लैंड होता है एलिमिनेट करता है सर्टेन सब्सटेंस लाइक, एक सेकेंड रुकना, तो सीबेसियस ग्लैंड एलिमिनेट सर्टेन सब्सटेंस लाइक एस्टिरोल, हाइड्रोकार्बन एंड वैक्सेस। सीबेसियस ग्लैंड क्या क्या चीज का एक्सक्रेशन करता है, एस्टिरोल का करता है, हाइड्रोकार्बन का करता है, वैक्सेस का करता है, कैसे, थ्रू सीबम। ठीक ना, ये सब चीज बस इतना याद रखे। सबसे इंपॉर्टेंट ये श्वेत ग्लैंड था, ये याद रहे ही रहे। और इसमें जो इंपॉर्टेंट लाइन है कि हमारा लंग्स कितना CO2 1 मिनट में रिमूव करता है। अच्छा, कितना करता है, 200 मिलीलीटर, बहुत इंपॉर्टेंट, 200 मिलीलीटर करता है। लार्जेस्ट ऑर्गन क्या है बॉडी का, लीवर है। और दूसरा कि स्वेट के पास पास क्या प्रेजेंट होता है, NaCl प्रेजेंट होता है, लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है, यूरिया प्रेजेंट होता है। स्वेट का प्राइमरी फंक्शंस क्या है, तो कूलिंग द बॉडी सरफेस। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सब। ठीक है, अब हम लोग का लास्ट टॉपिक है डिसऑर्डर ऑफ द एक्सक्रेटरी सिस्टम्स, डिसऑर्डर ऑफ द एक्सक्रेटरी सिस्टम्स। ओके ना, चलिए क्या क्या डिसऑर्डर होगा एक्सक्रेटरी सिस्टम्स के कारण, वो सब चीज देखते हैं। देखो, माल फंक्शंस ऑफ किडनी कैन लूट, देखो माल फंक्शनिंग मतलब खराबी, किडनी में अगर खराबी यानी बीमारी। माल फंक्शनिंग ऑफ द किडनी कैन लीड टू एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया इन ब्लड। देखो कह रहा है कि अगर किडनी में क्या क्या, अगर किडनी में खराबी होगी तो कौन कौन सा डिजीज होगा। तो पहला डिजीज इसने बताया है क्या, यूरेमिया, यूरेमिया। तो यूरेमिया किसको बोलते हैं बच्चा, तो यूरेमिया याद रखना, ये सब चीज बहुत पूछता है। यूरेमिया बोलते हैं, यूरेमिया बोलते हैं प्रेजेंस ऑफ यूरिया इन ब्लड, ब्लड में अगर यूरिया प्रेजेंट होगा तो उसे यूरेमिया कहेंगे। विच इज, जो कि क्या, विच इज हाईली हार्मफुल एंड मे लीड टू किडनी फेल्योर, जिसके कारण क्या होगा, ये किडनी फेल्योर होने की भी संभावना होती है। तो इस प्रकार के पेशेंट को हमको क्या करना है, इन सच पेशेंट यूरिया कैन बी रिमूव्ड बाय प्रोसेस कॉल्ड हेमोडायलिसिस। इस प्रकार के पेशेंट्स में क्या होता है, पेशेंट को यूरिया का कैसे रिमूव करते हैं, हेमोडायलिसिस के द्वारा। किसके द्वारा, हेमोडायलिसिस के द्वारा। ओके, तो देखो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ हेमोडायलिसिस द ब्लड ड्रेन्ड फ्रॉम कॉन्वेंट आर्टरी। कहां से ब्लड लेते हैं, कॉन्वेंट। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि अगर हेमोडायलिसिस के केस में आप ब्लड कहां से लेते हैं, तो कॉन्वेंट आर्टरी से लेंगे। और इसको कहां पे पंप करते हैं, पंप्ड बैक इनटू द डायलिसिस इनटू द डायलिसिस यूनिट कॉल्ड आर्टिफिशियल किडनी। डायलिसिस यूनिट को क्या बोलते हैं, दूसरा नाम आर्टिफिशियल किडनी। ओके, अब नेक्स्ट है कि ब्लड ड्रेन्ड फ्रॉम ए कन्वेंट आर्टरी पंप्ड इनटू ए डायलिसिंग यूनिट आफ्टर एडिंग ए एंटीकोगुलेंट लाइक हिपेरिन। देखो ब्लड हम कहां से लिए, इनकॉन्वेंट आर्टरी से लिए, फिर उसको कहां डाले, डायलिसिंग क्या किसमें डाले, डायलिसिंग यूनिट में, डायलिसिंग यूनिट आफ्टर एडिंग एन एंटीकोगुलेंट लाइक हिपेरिन। डायलिसिंग यूनिट में डालने से पहले हम उसमें क्या डालेंगे, एंटीकोगुलेंट डालेंगे। कौन सा एंटीकोगुलेंट डालेंगे, हिपेरिन। ऐसा इसलिए करेंगे, अगर एंटीकोगुलेंट डालेंगे नहीं तो ब्लड तो मेरा जम जाएगा ना,
तो ब्लड को कोगुलेट होने से बचाने के लिए हम क्या डालेंगे, हिपेरिन डालेंगे। देखो अब हीमोडायलिसिस की यूनिट में क्या क्या प्रेजेंस होता है, द यूनिट कंटेन्स coiled cellophane tube surrounded by fluid dialysing fluid having the same composition, जिसके पास क्या होता है, इसके पास फ्लूइड प्रेजेंस होता है जिसके पास सेम कंपोजिशन होता है ऑफ दैट प्लाज्मा एक्सेप्ट द नाइट्रोजनस वेस्ट। ये जो डायल्यूसिंग फ्लूइड जो रहता है ना, डायल्यूसिंग फ्लूइड्स के पास क्या होगा, सेम कंपोजिशन होगा प्लाज्मा का। डायल्यूसिंग फ्लूइड में पूछता है क्वेश्चंस कि डायल्यूसिंग एक सेकंड लिख देता हूं, क्या बोलूं, डायलाइसिंग फ्लूइड, डायलाइसिंग फ्लूइड का कंपोजिशन पूछता है तो क्या होगा, सेम कंपोजिशन सेम एज प्लाज्मा एक्सेप्ट नाइट्रोजनस वेस्ट के अलावा सारा होगा। ओके ठीक है, हम बता देंगे एक बार फिर से समझा के। अब देखो द प्रोसेस एक सेकेंड, द porous cellophane membrane of the tube allow the passage of molecule based on concentration gradient as nitrogenous waste are absent in the dialysing fluid। रुको ये सब चीज उतना नहीं इम्पोर्टेंट है। as nitrogenous एक सेकेंड, as nitrogenous waste are absent in the dialysing fluid, these substances freely move out thereby clearing the blood। okay, the clear blood is, फिर clear blood को pumped back करेंगे। The cleared blood is pumped back to the body through a vein after adding antiheparin to it। This method is boon of thousands। इस मेथड के कारण कितना पेशेंट्स ठीक हो गया है, लगभग thousands of uremic patients all over the world। चलो क्या क्या हम सीखे पहले ये देखो। यूरेमिया, यूरेमिया किसको बोलते हैं, प्रेजेंस ऑफ यूरिया इन ब्लड। ब्लड में अगर यूरिया प्रेजेंस होगा तो उसको हम कहेंगे यूरेमिया। इसके कारण क्या होगा, मेरा किडनी नॉन फंक्शन होगा, किडनी का फेल्योर हो जाएगा, किडनी फेल्योर का बीमारी हो जाएगी। तो देखो इसको कैसे ट्रीटमेंट करेंगे हम, हीमोडायलिसिस के द्वारा ट्रीटमेंट करते हैं। हीमोडायलिसिस में कैसे करते हैं, हम पहले क्या करते हैं, ब्लड को ड्रेन करते हैं। कहां से करते हैं, कॉन्विएंट आर्टरी से ब्लड को ड्रेन करते हैं। फिर इसको कहां डालते हैं, डायलिसिंग यूनिट में डालते हैं। तो डायलिसिंग यूनिट में वैसे नहीं डालेंगे, डायलिसिंग यूनिट में डालने से पहले हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे बच्चा, डायलिसिंग यूनिट में डालने से पहले हम ऐड करेंगे एक एंटीकोगुलेंट। कौन सा एंटीकोगुलेंट यूज करेंगे, हिपेरिन, ताकि मेरा ब्लड कोगुलेट ना हो। फिर उसके बाद क्या होता है, अब देखो हीमोडायलिसिंग यूनिट के पास क्या क्या प्रेजेंट होता है, कॉइल्ड सेलोफेन ट्यूब प्रेजेंट होता है। ठीक है, जिसके पास एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसको हम डायलिसिंग फ्लूइड कहेंगे, जिसका कंपोजिशन क्या होता है, प्लाज्मा की तरह ही कॉन्सेप्ट कंपोजिशन होता है एक्सेप्ट नाइट्रोजनस वेस्ट। नाइट्रोजनस वेस्ट इसके पास प्रेजेंट नहीं होता है। जिसे ब्लड से यूरिया हम फिल्टर कर लिए, फिर उसको क्या करेंगे, हम कहाँ डालेंगे, बॉडी में डालेंगे। किस होके डालेंगे, वेन की तरफ, वेन होके डालेंगे। ये देखो पूछा है कि clear blood, the clear blood is pumped back to the body through a vein after adding antiheparin to it। उसमें जो एंटीहिपेरिन डाले थे ना, वो एंटीहिपेरिन डालने के बाद उसको क्या करेंगे, बॉडी में फिर से वापस डाल देंगे। किस होके, वेन होके। एक चीज देखे, ब्लड किससे लिए थे, कॉन्वेंट आर्टरी से लिए थे। अब ब्लड डाले किससे होके, बॉडी में, तो वेन होके डाले थे। जब ब्लड लिए थे डायलिसिंग यूनिट में डाले थे तो क्या ऐड किए थे, हिपेरिन ऐड किए थे, जो कि क्या था, एंटीकोगुलेंट था। जब ब्लड को फिर बॉडी में वापस, क्लियर ब्लड को फिर से बॉडी में वापस बॉडी में डाले, तब क्या करेंगे, एंटीहिपेरिन डालेंगे। ओके, किस होके डालेंगे, वेन होके बॉडी में डालेंगे। ओके, इस होके कितना पेशेंट्स का लगभग ठीक हो गया, थाउजेंड्स ऑफ पेशेंट्स डायलिसिस से ठीक हुआ है। चलिए अब मेन इसका फंक्शन है, हाँ, किडनी ट्रांसप्लांटेशन। किडनी ट्रांसप्लांटेशन इज द अल्टीमेट मेथड इन द करेक्शन ऑफ एक्यूट रीनल फेल्योर। कह रहे कि अगर मेरा किडनी फेल्योर हो जाए तो क्या करेंगे, हम किडनी ट्रांसप्लांटेशन कराएंगे। क्या कराएंगे, किडनी ट्रांसप्लांटेशन कराएंगे, वही अभी। ठीक है, एक सबसे इंपॉर्टेंट मेथड या अल्टीमेट फाइनल यही मेथड है। क्या करेंगे, अगर किडनी मेरा नॉन फंक्शन हो गया तो मेरा अपना किडनी का ट्रांसप्लांट करा लेंगे। ओके, देखो, ए फंक्शनिंग किडनी इज यूज्ड इन ट्रांसप्लांटेशन फ्रॉम ए डोनर परफेक्टली क्लोज रिलेटिव टू मिनिमाइज इट्स चांसेस ऑफ रिजेक्शंस बाय द
इम्यून सिस्टम्स ऑफ द होस्ट, वही कह रहा है कि देखो फंक्शनिंग किडनी हमको कहाँ से लेना, फंक्शनिंग किडनी हमको कहाँ से लेना चाहिए, क्लोज रिलेटिव से लेना चाहिए। क्यों? मिनिमाइज ऑफ द, अगर क्लोज रिलेटिव से नहीं रहेंगे तो मेरा इम्यून सिस्टम क्या करेगा, उसको रिजेक्ट कर देगा। इसलिए हम जब भी कभी भी देखते होंगे कि अगर किडनी का ट्रांसप्लांटेशन कराते हैं तो कहाँ से कराते हैं, अपने क्लोज रिलेटिव से ही लेते हैं। हाल ही में एग्जाम्पल देखो, लालू प्रसाद लालू प्रसाद भी अपना किडनी ट्रांसप्लांटेशन करवाया, तो किडनी कौन दी है, किडनी ट्रांसप्लांट करवाया तो किडनी कौन दी, उसकी बेटी दी है। ओके ना, तो यही देखो, क्लोज रिलेटिव से ही आप किडनी ले सकते हैं। अगर आप क्लोज रिलेटिव से नहीं लोगे तो आपका इम्यून सिस्टम रिजेक्ट कर देगा। ओके, तो ये है हाल एग्जाम्पल देख लो, लालू प्रसाद अपना किडनी का ट्रांसप्लांट करवाया तो कौन किडनी दी है, तो उसकी बेटी दी है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट लाइन क्या होगा, देखो रीनल कैलिकुली, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको क्या किसको बोलते हैं, रीनल कैलिकुली। तो देखो स्टोन और इनसोलुबल मास ऑफ क्रिस्टलाइन साल्ट ऑक्सलेट फॉर्म्ड विद इन द किडनी। देखो किडनी में अगर वही किडनी स्टोन का रीनल कैलिकुली समझो ना, उसमें क्या होता है कि क्रिस्टलाइन साल्ट का डेवलप होता है। जैसे एग्जांपल ऑक्सलेट, अगर ऑक्सलेट का साल्ट का डेवलपमेंट हो गया, यानी क्रिस्टलाइन साल्ट का अगर डेवलप हो जाता है जो कि सोलुबल नहीं होता है, या उसी को तो बोलते हैं रेनल कैलकुली, कोई और तो नहीं बोलते किडनी में स्टोन हो गया। तो कोई क्या होता है कि स्टोन ये क्रिस्टलाइन साल्ट होता है, जैसे एक एग्जांपल दिया है ऑक्सलेट का। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग का है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। इसका मतलब क्या होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ ग्लोमेरुलाई ऑफ किडनी। ग्लोमेरुलाई किडनी के किडनी का जो ग्लोमेरुलाई होता है, अगर उसमें इन्फ्लामेशन हो जाएगा तो उसको क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ओके, ये मेरा आज ये चैप्टर खत्म हो गया, कंप्लीट हो गया। आप लोग इसे अच्छे से कर लेना, और इससे रिलेटेड एनसीईआरटी बेस्ड जितने सारे क्वेश्चंस है उसको कर लेना। ओके, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।